हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मांग की लोच। तो मांग की लोच किसे कहते हैं? मांग की लोच से तात्पर्य किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन से है, जो कि किसी अन्य वेरिएबल या अन्य चर के परिवर्तित होने पे आता है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन अदर वेरिएबल। यहाँ पे जो वस्तु की मांग में परिवर्तन हो रहा है वो किसी अदर वेरिएबल के कारण हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वस्तु का मूल्य होना चाहिए, वस्तु की कीमत, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हमें ये पता नहीं है कि वस्तु की कीमत यहाँ पे है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है। यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कई तरह की होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपका आ सकता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की कीमत लोच, या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की आय लोच। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला बेस्ड है ये केवल एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, जिसका मतलब है कि अगर वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसको किसी अदर वेरिएबल के कारण जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच। अब हम बात करते हैं कि मांग की लोच कितने प्रकार का होता है। तो मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह का होता है, जिसमें कि पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको बोलते हैं कि मांग की कीमत लोच। अब मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं? अगर किसी वस्तु के कीमत के कारण उसकी क्वांटिटी में परिवर्तन होता है, अगर किसी वस्तु की प्राइस में परिवर्तन होने के कारण उसकी मांग में परिवर्तन होता है, तो उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की कीमत लोच। इसी तरह इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है उसके प्राइस या कीमत में परिवर्तन के कारण। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लिया गया है और वाई एक्सिस पे प्राइस लिया गया है। तो ये जो कर्व है ये डिमांड कर्व में हम देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे जो प्राइस है वो OP1 है और क्वांटिटी OQ1 है, लेकिन जब प्राइस OP1 से OP2 आता है तो क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। तो इस तरह प्राइस में परिवर्तन होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में परिवर्तन होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज़ इसीलिए किया जाता है कि आखिर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परिवर्तन होगा अगर किसी वस्तु की प्राइस बदलती है। फिर हमारा दूसरा है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करता है कि अगर किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है उसके किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट की कीमत की वजह से, मतलब अगर एक वस्तु है x और दूसरी वस्तु है y, तो
x की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, x की जो मांग है उसमें कितना परिवर्तन होगा किसी दूसरी वस्तु y की कीमत में परिवर्तन होने के कारण। तो इसीलिए इसको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक वस्तु की क्वांटिटी में परिवर्तन को किसी दूसरे वस्तु की प्राइस में चेंज होने से देखा जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। मतलब कि एक्स की मांग में जो परिवर्तन हुआ वो वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण हुआ। तो इस रेशियो को बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे हम ग्राफ में भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमने लिया हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स वस्तु की मांग कितनी है, और वाई एक्सिस पे हमने लिया हुआ है प्राइस ऑफ वाई, यानी कि वाई वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक्स और वाई का जो कर्व है थोड़ा सा अपवर्ड स्लोपिंग आ रहा है, मतलब कि प्राइस ऑफ वाई और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स दोनों का जो कर्व है थोड़ा अपवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट हम ले लें A, ये ले लें B, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A पॉइंट पे Y का प्राइस था OP1 और A पॉइंट पे X की क्वांटिटी डिमांडेड थी, यानी कि X वस्तु की मांग थी OQ1। लेकिन जैसे ही B पॉइंट पे हम जाएंगे हम देखेंगे कि जो प्राइस थी Y की वो OP1 से OP2 हो जाती है, और उसी तरह से क्वांटिटी OQ1 से OQ2 हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण हमारी एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन, एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हुआ। तो फॉर्मूले में यही चीज़ बताई गई है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। अब अगर इसको एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो हमने एक्स को टी मान लिया है, टी मतलब चाय, और वाई कमोडिटी को कॉफ़ी मान लिया है। तो अब यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि जब कॉफ़ी की प्राइस OP1 से OP2 मतलब कि बढ़ जाती है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि चाय की जो मांग है वो OQ1 से OQ2 हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि जो चाय और कॉफ़ी है ना वो सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी प्रतिस्थापन वस्तुएं का काम करती हैं। तो अगर चाय का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं कि चाय पे शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ लोग चाय पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो कॉफ़ी बंद कर देते हैं और चाय खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है कि कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने पे लोग चाय खरीदना शुरू कर देते हैं। इसके बाद तीसरा जो है
वो है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि इसको हिंदी में कहेंगे मांग की आय लोच। मांग की आय लोच का मतलब है कि किसी भी वस्तु की मांग में जितना भी परिवर्तन होता है वो इनकम में परिवर्तन होने के कारण होता है, तो उसको बोलते हैं वस्तु की आय लोच। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये देखेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी प्रोडक्ट, परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब कि वस्तु की मांग में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है, वस्तु की मांग में जो परिवर्तन हो रहा है वो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये बताता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब ये चीज़ हम साफ साफ देखेंगे कि इस डायग्राम में जो बनाया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लिया गया है, वाई एक्सिस पे इनकम लिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। अब इस अपवर्ड स्लोपिंग कर्व में हम पॉइंट ए पर देखते हैं कि हमारा जो इनकम है इनिशियली वो OY1 है, फिर इसके बाद यहाँ पे OY1 इनकम पे जो क्वांटिटी डिमांड की जाती है वो OQ1 है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि जब इनकम OY1 से OY2 हो जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में ये ऑब्वियस है कि क्वांटिटी की मात्रा भी बढ़ जाती है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर ये OY1 से Y2 की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, OQ1 से OQ2 की तरफ वस्तु की मात्रा भी बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू।